तो आज आपसे हम बात करने आए। कोई नियोजित नहीं था, हम ऐसे ही आ गए। हमको लगा कि है भाई, चलो तो चलो, है ना। तो आज आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि आपको भी इस बात के आदेश मिले हैं कि आप भी महात्मा फुले और उनके शिष्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती को सेलिब्रेट करो। तो सबसे पहला सवाल तो हर बच्चों में यही आना चाहिए कि क्यों करना है, क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है, और नहीं किया तो क्या होता है। ये सवाल पहले अपने आप में पूछो। मुझे लगता है यहाँ सब 10+ या 10+2 वाली लड़कियाँ हैं, है ना, सभी ग्रेजुएशन वाली लड़कियाँ हैं। तो हम तो सोचने समझने की उस दौर में आ गए हैं कि हम समझे कि हम क्यों इनकी जयंतियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम जितना पढ़ते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले ये गोविंदराव इनके बेटे हैं और इन्होंने महिलाओं के लिए स्कूलें खोली। इन दो लाइनों के बीच में कितना बड़ा इतिहास है ना, ये समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे अभी आप तमाम लोगों ने बात रखी है, उससे भी ज़्यादा इतिहास जो है, उससे भी बड़ा रहस्य उन दो लाइनों के बीच में छुपा हुआ होता है। उसको समझना जो होता है, उसी को कहते हैं ज्ञान। नहीं तो विकिपीडिया भी बता देगा ना 10 लाइन में महात्मा फुले के बारे में। अब तो ग्रोक का ज़माना आ गया। ग्रोक पता है कि नहीं? ग्रोक का ज़माना आ गया, AI का ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है। पूछ लो, वो भी बता देगा। लेकिन हमको वो चीज़ पढ़ना है जो चीज़ किसी को नहीं पता है और जिसे दबाई गई है। वो क्यों दबाई गई है, वो रहस्य का बात है, वही रहस्य है। साथियों, आज हम इन पे महापुरुषों पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती आज है। तो हम उन्हीं के बारे में थोड़ी सी चंद बातें कहेंगे, और हम कौन होते हैं ये बताने वाले, ये भी पता चलना चाहिए आपको। तो भाई, हम जो है, हमारा नाम बताया, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इस देश के अंदर कुछ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। वो कुछ ही हैं गिनी चुनी, जिसमें से सबसे बड़ा नाम JNU का आता है, उसके बाद DU का आता है, उसके बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, और उसके बाद चौथे नंबर पर हमारी विश्वविद्यालय आता है, हमारी यूनिवर्सिटी आती है, जिसे BBAU कहते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हम हैं संदीप हैं, और उस यूनिवर्सिटी में हम पहुँचे उम्र के 35 साल में, 34-35 साल में हम पहुँचे। जिस उम्र में हम आपकी उम्र में थे, तब तक हमको किसी ने बताया नहीं कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचा जाता है। हम यहीं NMD कॉलेज, DB साइंस कॉलेज के में ही घूमते हुए रह गए। शादी के बाद हमको ये समझ में आया कि भाई और भी ज्ञान लेना पड़ता है, और भी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। और वो पढ़ाई लिखाई जो होती हैं, वो पढ़ाई लिखाई या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर लो, या किसी NIT IIT जैसे यूनिवर्सिटी से कर लो। ये बाद में हमको अकल आई, और उसके बाद हमने हमारी डिग्री या ख़त्म होने के बाद भी, क्योंकि मेरी डिग्री तो इंजीनियरिंग हो गई थी, उसके बाद मैं लॉ कर रही थी, और संदीप जो है उसका ऑलरेडी मास्टर हो गया था और वो भी लॉ कर रहा था, और फिर हम लोग अपना घर परिवार में थे। उसके बाद हमको लगा कि और ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हमने जो शिक्षा पढ़ाई की है हमारे यहाँ से, गोंदिया से, वो पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर हमको ज्ञान का उस समंदर में कूदना है जिस समंदर की बात हमारे महापुरुषों ने किया है, उसके लिए हमको तो घर छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए गांव छोड़ना पड़ेगा, और हमको कुछ नया ढूंढना है तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तब हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद हमको पता चला, हम उस विश्वविद्यालय में जब हम पहुँचे तब हमें पता चला कि भाई यहाँ की दुनिया अलग है, यहाँ की दुनिया अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का जातिवाद भी अलग है, यहाँ का कास्ट सिस्टम अलग है, यहाँ महिलाओं के साथ अलग बर्ताव किया जाता है। यहाँ पे 2 महिलाएं रहती हैं। हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ 2 महिलाएं रहती हैं। एक महिलाएं जो SC ST OBC से आती हैं, वो महिलाएं जो कि सहमी रहती हैं, और महिलाएं कुछ ऐसी होती जो अपर कास्ट से होती हैं, जो सवर्ण जाति से होती हैं, ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की जाति से होती हैं। वो अलग होती है, उनका एटीट्यूड अलग होता है। ये हमको यहाँ नहीं समझ आता है, हमको यहाँ लगता है सब सेम ही है। लेकिन जितना आप बड़े लेवल पर जाएंगे, वो चीज़ें अगर हमको समझना है, तो ये जो एक गुलामी हम देखते हैं कहाँ, हमारे गाँव देहातों में कौन सी गुलामी होती है। अब कोई जाता है, किसी के कुएं पे पानी भरने जाता है, तो कहते हैं कि भाई हमारे कुएं पे भाई शेड्यूल कास्ट के तुम मत आओ। ये एक बात होती है, ये गुलामी है। तो समझ आती है ना, समझ आती है कि नहीं भाई, तुम भाई अछूत हो, तुम मत आओ। ये तो गुलामी आसान है।
लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में बड़े वाले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है या IITs IIM में होती हैं, उस गुलामी को समझने के लिए साथियों इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने इनको नहीं पढ़ा तो आप ज्ञान के उस उच्च शिखर पर नहीं जा सकते जिनके लिए इन्होंने अपना घर छोड़ा। हम सावित्रीबाई फूले इन्होंने अपने अधिकार का घर छोड़ा। भाई हमारा अधिकार, हमारा बाबा साहब की बदौलत है कि हम अपने बाप के घर को भी अपना बोलते हैं। बाप के भी 7/12 पर हमारा नाम आता है, कायदे से आता है ना। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा कैसी है, पति का ही तुम्हारा होगा, तुम्हारे बाप का नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान ने बोला कि बाप का भी होगा और पति का भी होगा। तो पति का घर किसका घर? पत्नी का घर। पति के बच्चे, पत्नी के बच्चे, पति का परिवार, पत्नी का परिवार। लेकिन सावित्रीबाई फुले को पति का घर मतलब अपने ससुरे का घर और अपना घर तो छोड़ना पड़ा हमारे और आपके लिए। तो ये इतना सा कारण नहीं है कि मात्र हम लोग सीख लेंगे, पढ़ लेंगे, इसके लिए ही छोड़ा क्या। तो इसके लिए बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी हम बहुत कम शब्दों में हम चाहेंगे कि आप लोगों से बातचीत करें, क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं। हाँ, और हम तो चाहेंगे कि अगर कभी ऐसा मौका मिले तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे NMD कॉलेज से निकलकर DB साइंस से ग्रेजुएशन करके हम कैसे दिल्ली में पहुंच सकते हैं, कैसे JNU में पहुंचे, कैसे DU में पहुंचे, कैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे, कैसे BBAU में पहुंचे, और कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आपका कम खर्च में आप अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं। इस पर भी हम बात कर सकते हैं भविष्य में। लेकिन आज हम महापुरुषों पर बात करेंगे, चूँकि आज हमको जो कुछ भी मिला है इन्हीं की बदौलत मिला है साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की जाति भी जानते हैं ना। तो बाबा साहब अंबेडकर की जो जाति है वो तो महार जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। लेकिन उन्होंने अपना गुरु किसको माना? महात्मा ज्योतिराव फुले को माना। महात्मा ज्योतिराव फुले तो महार नहीं है, महात्मा ज्योतिराव फुले तो चमार नहीं है, महात्मा ज्योतिराव फुले तो मरार माली समाज के हैं। लेकिन जब मरार माली समाज के, तो ज्योतिबा फुले की उस समय की इनकम ही लाखों में थी। उस समय ही उनकी इनकम लाखों में थी। वो व्यापारी थे। व्यापारी मतलब आज हमारे गांव में जो पटेल होते हैं ना, पटेल है क्या यहाँ कोई? अरे पटेल है कि नहीं? कोई है कि नहीं पटेल? किसी के घर में पटेल है कि नहीं? पटेल कहते किसी परिवार को? OBC की लड़कियां नहीं है क्या? है क्या? कौन है? कौन है? अरे हाथ ऊपर करो भाई, है ना? तो पटेल हो तुम लोग अपने घर में। सदन होता है ना पटेल, गांव में सबसे तो सदन होता ही है। वैसे सदन कौन थे पूना में? महात्मा ज्योतिराव फुले थे। उस सदन परिवार से आने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले पढ़े लिखे। भाई उस समय, आज भी हमारे दादा दादी अगर चौथी पास हो जाते हैं या नाना नानी चौथी पास हो गए तो मास्टर बने ना सर? चौथी वाले पहले बने। तो उस समय वो 8वीं पढ़े थे, और 8वीं पढ़े थे मतलब उस समय के वो PhD धारक हैं अंग्रेजों के समय में, क्योंकि वो तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे। ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था उस सिस्टम में वो उनका एजुकेशन हुआ, तो 8वीं पढ़े थे। एक किस्सा उनके जीवन में ऐसा हुआ, उनका दोस्त था सखाराम परांजपे, नाम से समझ आता है परांजपे ब्राह्मण है। सखाराम परांजपे की शादी थी। अपने दोस्त ज्योतिराव से कहा कि भाई मेरी शादी में आओ। तो भाई दोस्त की शादी में तो कोई भी जाता है, हमको भी अच्छा लगता है। हम किसी रिश्तेदारों की शादी से ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं कि दोस्तों की शादी में जाए या दोस्त के परिवार में जाए, क्योंकि हमको वो वहाँ का माहौल अलग होता है। तो महात्मा फुले भी एकदम बढ़िया से कपड़े पहने, बन ठन कर, क्योंकि ये पटेल आदमी है, उनके पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बन ठन कर कहाँ पहुँचे? सखाराम परांजपे की शादी में। अपने दोस्त की शादी में दोस्त घोड़े पर चल रहा है और उसके बाजू में पैदल पैदल कौन चल रहे हैं? महात्मा ज्योतिराव फुले चल रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले को देखकर, उनकी पगड़ी वगड़ी देखकर, अब पता है महाराष्ट्र में जहाँ पुणे की बात ये हो रही है, पुणे में भी पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन ये पगड़ी अलग है। एक पगड़ी आपने देखा लोकमान्य तिलक पहनते हैं, वैसी पगड़ी वो सिर्फ ब्राह्मण ही पहनते हैं, लेकिन पगड़ी इन्होंने भी पहनी। तो उनको लगा इनकी पगड़ी अलग है, इसका मतलब ये ब्राह्मण, क्योंकि परांजपे तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की शादी में पगड़ी पहनकर एक और आदमी आ गया, और वो भी इतने महंगे कपड़े पहनकर, इतना बन ठन कर, ये कौन है? तो जब उनको पता चला, परांजपे के परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को, उन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है जो दूल्हे के साथ साथ चल रहा है। इस बात पर उन्होंने आपत्ति जताई।
और फिर जब पता चला कि भाई ये तो ओबीसी आदमी है, होगा पटेल अपने घर का भाई, होंगे उसके घर में लाखों रुपए, लेकिन जाति से क्या है, जाति से तो मरार माली है, मरार माली ब्राह्मणों की बराबरी कर पाएगा क्या? ये बात उस बारात में छिड़ी और इस लड़ाई ने, इस बातों ने, इस चर्चा विवाद ने महात्मा ज्योतिराव फुले को बारात से भगाने का निर्णय लिया, भगा दिया। बोले मरार माली बारात में हमारे साथ नहीं चल सकता, अगर तुझे इस शादी में आना है तो बारात के पीछे चलो। बताओ ऐसा आप लोगों के साथ कोई अपमान करेगा तो आप किसी की शादी में जाओगे? उसके बाद हर्ट होगा, वो अलग हर्ट तो होगा। अपने दोस्तों की शादी से ही अपने तो बिन बुलाए कहीं जाते नहीं, और बुलाने के बाद अपने खास दोस्त की शादी और वही भगा देंगे तो हमको तो बुरा लगेगा। ये चीज महात्मा फुले को इधर लगी और महात्मा फुले एक तालाब के किनारे गए, बैठे रोने लगे। रो रहे थे जब महात्मा ज्योतिराव फुले, देखो आदमी ना जब रोता है वही सच्चा आदमी होता है। तुम्हें भी बॉयफ्रेंड पाल के तेरे रड़ता है तेगा। जिस आदमी को रोना नहीं आता वो आदमी जो है, वो आदमी जिंदगी करने के लायक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं होते। महात्मा फुले में अगर इमोशंस नहीं होते तो हमारे तुम्हारे दर्द को समझते क्या? समझते क्या हमारे तुम्हारे दर्द को? एक अनपढ़ अडानी रहने का दर्द क्या होता है ये उन लोगों से पूछो जो लोग किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी बस स्टॉप पर झाड़ू लगाते हुए मिलते हैं और बार बार लोग उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। आते हैं कि नहीं? आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, कोई पोछा लगा, अब अस्पतालों में देखो पोछा लगाती है कोई महिला, बार बार लोग वहां से आते जाते हैं, वो किसी को बोल भी नहीं सकती। अगर वो बोल दी तो फिर उसी को डांटते हैं। डांटते कि नहीं? ये किस बात का दर्द है? ये अनपढ़ होने का दर्द है। वही महिला अगर कोई पढ़ी लिखी होती तो उसके साथ कोई बदतमीजी से पेश आता क्या? नहीं आ सकता। और अगर आएगा तो पढ़ी लिखी औरत उसको जवाब देती है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले में इमोशंस थे और इमोशंस होने के कारण उन्हें दर्द हुआ। कोई और दूसरा आज का आदमी होता तो जाके दारू पी लेता, अरे मेरे साथ झगड़ा हो गया, ऐसे ही करते कि नहीं? आजकल के लोग कैसे करते हैं? झगड़ा हो गया तो दारू पीते हैं। मतलब दारू पीने का कारण क्योंकि इमोशंस नहीं होते, सोचते नहीं हैं, थिंक नहीं करते, रीथिंक नहीं करते और फिर कोई एक्शन नहीं करते। रीथिंकिंग का प्रोसेस जो चलता रहता है, बार बार सोचो, एक ही बात को हर एंगल से सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। हर एंगल से सोचा और ये सोचकर उनको दर्द हुआ और वो रोने लगे। जब वो रो रहे थे तो अछूत जाति की महिलाएं, अछूत जातियाँ कौन सी हैं? महार हैं, मातंग हैं, चमार हैं, चरमकार हैं, है ना, और भी कई जातियाँ, 1500 जातियाँ हैं पूरे देश के अंदर। उस जातियों की महिलाएं जो जिनको पहले कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, थोड़े से कपड़े पहनते थे, बस कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, ब्लाउज पहनने की अकल नहीं थी, वो महिलाएं जिनके कमर में झाड़ू लगी थी, इनके गले में हांडी थी, वो महिलाएं, मतलब उनको क्या लग रहा है ये आदमी रो रहा है, ये गधा है। क्या लग रहा है दो महिलाओं को कि आदमी रो रहा है, ये गधा है। क्यों? क्योंकि आदमी रोता है क्या? और अगर आदमी रोता है, लड़का रोता है तो क्यों रो रहा है? लड़की है क्या तू? लड़की के जैसे रो रहा है। रोना किसका काम है? लड़की का काम है। और मर्द तो भाई बन टन के रहेगा, एटीट्यूड में रहेगा, वो रोएगा क्या? और यही बात हमारी भी उन महिलाओं को लगती है कि भाई आदमी रोएगा क्या, मर्द है वो, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। यही समझ है समाज की यही समझ है। लेकिन आज के तारीख में हम जब 2025 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर पुरुषों में इमोशंस नहीं है, उसको दर्द नहीं हो रहा है, तो अगर वो प्रैक्टिकल है तो वह जीवन जीने के लिए बड़ा ही तकलीफ देह होता है। और ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप आने वाले समय में आप भी शादी करोगे। हर आदमी को इमोशंस होने चाहिए अपने माँ के लिए, हर आदमी को इमोशंस होने चाहिए अपने बहन के लिए, हर आदमी को इमोशंस होने चाहिए अपने पत्नी के लिए, अपने बेटी के लिए। उसे दर्द होना चाहिए, तभी वो उसकी हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा, वरना पहल ही नहीं करेगा। उसको इमोशंस ही नहीं होगा तो उसको लगेगा सब कुछ गुड है, ऑल इज वेल है। और जब वो ऑल इज वेल सोचेगा तो वो कभी भी अपने घर परिवार के लिए सेंसिटिव नहीं होगा, तो समाज के लिए क्या खाक हो जाएगा? समाज के लिए तो तभी समझेगा जब उसको अपने घर के लोगों की समस्या समझेगी। तो महात्मा फुले को दर्द हुआ, जो कि समाज ने बोला कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यही वो मर्द हैं जिसने हम औरतों को क्या किया? अधिकार दिए।
क्योंकि उनको दर्द हुआ। महिलाएं हंसने लगी और कहने लगी कि भाई ये इतना बड़ा आदमी क्यों रो रहा है, ये आदमी कैसे रो रहा है, ये ऐसे कोई आदमी रोता है क्या भला। और महात्मा ज्योतिराव फुले को इससे भी बड़ा झटका लगा। पहला झटका लगा कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ऊपर से मेरे कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, ऊपर से मेरा बाप जो है वो बड़ा व्यापारी है, फूलों का हमारा इतना बड़ा व्यापार है, लाखों का हमारा टर्नओवर है महीने का, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर इस देश के उन लोगों के साथ कैसा होता होगा जो जाति से तो बैकवर्ड है ही, आर्थिक स्थिति से भी बैकवर्ड है, पढ़ाई लिखाई से भी बैकवर्ड है। उनके बारे में वो सोच रहे थे और रो रहे थे। और जब महिलाएं हंस रही थी तो महात्मा फुले को एक और डायरेक्शन से सोचने का मौका मिला कि ये महिलाएं जिनको कपड़े पहनने की अकल नहीं है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था ने गोल साड़ी पहनने का अधिकार ब्राह्मणों की घर की औरतों को दिया था। आज जो हम साड़ियाँ पहन रहे हैं ये साड़ियाँ SC ST OBC के पहनने वाले सिस्टम नहीं है, ये गोल साड़ियाँ ब्राह्मण ही पहनता था, उसी की औरतों को पहनने का अधिकार था। तो दलित महिलाओं को कहाँ से होगा। तो उसकी कपड़े आधे फटे पुराने कपड़े पहने, आधे नंगे कपड़े पहने, कमर में झाड़ू है, गले में मटका है, फिर भी वो महिलाएं हंस रही हैं। कोई गुलामी को एंजॉय कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। महात्मा फुले को लगा मैं अपमानित हुआ, मुझे समझ में आ गया, लेकिन इनके कमर में झाड़ू है, ये भी तो अपमान है। गले में हांडी है, क्यों है गले में हांडी, क्योंकि थूको ना तुम जमीन पर, अगर तुमने थूक लिया तो जमीन खराब हो जाएगी, चलोगे, तुम्हारे पैर के निशान अगर आते हैं तो तुमको तुम्हारा कमर के पीछे का झाड़ू अपने आप से वो साफ करते चले, इसलिए कमर में झाड़ू है। ये तो अपमान हुआ। अच्छा हम चल सकते हैं क्या अभी, हम में से किसी को बोले कि भाई तुम अपने पैर के निशान खुद ही मिटाते चलो, तो हमको बर्दाश्त होगा क्या, और क्यों होगा, भाई संविधान है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम तो बोलेंगे भाई तुम जातिवादी हो, तुम पर कार्रवाई होगी, तुम पर FIR की जाएगी, तुम जेल में जाओगे, यही बोलेंगे कि नहीं। अगर किसी ने बोला गले में मटका लटका लो ताकि तुम जमीन पे ना थूको, मिट्टी पे ना थूको, तो हम तुम्हारे बाप का रोड है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यही बोलेंगे पहला शब्द, और उसके बाद बात बढ़ेगी तो सीधा पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी। लेकिन उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं था। महात्मा फुले को ये समझ में आया कि मेरा अपमान हुआ तो मुझे तो समझ आ गया, लेकिन इनका भी तो अपमान है। कपड़े पहनने की तब इनको अधिकार नहीं है, इनको चलने का अधिकार नहीं है, थूकने का अधिकार नहीं है, पानी पीने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा क्यों है। फिर भी महिलाएं जो है वो खुश है। तो क्यों महिलाएं खुश है, क्योंकि महिलाओं को उनकी गुलामी का एहसास नहीं हो रहा है। उन्हें पता नहीं है कि ये उनका अपमान है। बताना पड़ेगा कि आप गुलाम हैं, आपके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, और इस गलत बर्ताव का आपको इसके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो महात्मा फुले को लगा कि फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, जब तो इनको बता भी देंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ करने के काबिल ही नहीं है। उनका ना घर है ना बार है, उनको तो अगर चलना है सड़क पे चलना है, शाम को चलना है, दिन में, शाम को नहीं चलना है, दिन में चलना है, भर दोपहर में चलना है, हांडी लगा के चलना है। तो ये इतना बड़ा अपमान महात्मा फुले का ये कहना था कि अब इनका अपमान इनको बताएगा कौन, और ये अपमान जाएगा कैसे। देखो अलग अलग डायरेक्शन में एक आदमी सोच रहा है, उसको हर्ट हो रहा है। पहली बात तो हर्ट होना चाहिए, हर्ट हुआ, दर्द हुआ, उनको समझ में आया कि भाई दर्द हुआ तो भाई दर्द को बुलाने की क्या दवा है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, क्यों हमारा अपमान हुआ, अपमान कैसे खत्म होगा, अपमान खत्म होगा तो सम्मान मिलेगा, सम्मान की बात आई, डायरेक्शन उनका चेंज हुआ। दूसरा डायरेक्शन महिलाओं का भी तो अपमान हो रहा है, फिर उनका अपमान क्यों हो रहा है, तो उनको दूसरे डायरेक्शन से सोचा तो उनको लगा कि इनमें भाई शिक्षा का अभाव है। तीसरी डायरेक्शन से सोचा कि इनके कमर में झाड़ू क्यों है, गले में मटका क्यों है। उनको समझ में आया कि भाई ये तो इस व्यवस्था के मनुवादी मनुस्मृति की व्यवस्था ने इनको ज़बरदस्ती दिया है, जाति के नाम पर दिया है। तो महात्मा फुले ने वहाँ से एक बात समझ ली कि इनको इनकी गुलामी बतानी है, समझानी है, और वो समझाने के लिए किसी को कोई बात कैसे, अच्छा कोई कम पढ़ा लिखा हो, किसके सामने सर फोड़ दो, समझा दो, समझता है क्या। पढ़ा लिखा आदमी उसको समझता है ना। कोई भी चीज़ है टेक्निकल टर्म है, और टेक्निकल टर्म को हमको समझानी है। तो मान लो तुम्हारे गांव में लाइट जा रही है, तो हमचे अडाणी लोक का मंदिर बार बार लाईटच जाते आणि जातील कोणाच्या घरी झगडा करावले, सरपंचाच्या घरी जातील, कोणाच्या घरी जातील,
लाइटच जाते हैं मैंने कायचा सरपंच हो तू ऐसे ही बोलेंगे, या तो मेंबर के घर जाएंगे बोलेंगे काय की लाइट का मेंबर बना रहे, लाइटच जा रही है। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, पूछेगा भैया लाइट जा रही है क्या करना है, तो बोले ठीक है मैं उधर फ़ोन करता हूँ, MSCB में लाइनमैन को फ़ोन करता पूछता हूँ, फिर वो बताएगा कि भाई कहीं पे बारिश आ गई, कहीं तूफान आ गया, झाड़ पड़ला है ना, वायर टूट गया, ये टेक्निकल चीज़ है। लेकिन इसी टेक्निकल चीज़ों को आप किसी ऐसे लोगों को बताओ कि भाई पढ़ाई लिखाई पता नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम, हमने तेरे को चुन के दिया ना, मेरी लाइट लगा दे तू, यही बात होगी कि नहीं। लेकिन जब तक वो वायर जुड़ेगा नहीं तब तक आएंगी क्या लाइट। तो ये फर्क रहता है। और ये फर्क किसको समझ में आया, महात्मा फुले को। और महात्मा फुले को क्यों समझ में आया, क्योंकि आज जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, भारत के बाहर जा रहे हैं, और जितने भी कोलंबिया में जा रहे हैं, और जितने भी विदेश की आपको जो पता है बोस्टन अगर आपको पता है, तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप पता कर लो, उस यूनिवर्सिटी के जैसा एजुकेशन किनका हुआ, महात्मा फुले का हुआ। और इसीलिए इस आदमी की जल्दी बत्ती जली और उनको समझ में आ गया कि दिक्कत कहाँ पर है, कहाँ फॉल्ट है। उनको लगा कि अगर इनको ये बताना है कि तुम्हारे साथ अपमान हो रहा है, तो पहले इनको बताना पड़ेगा अपमान क्या है, सम्मान क्या है, कैसा सम्मान होता है, कैसा अपमान होता है, तभी तो समझेंगे। नहीं तो भाई लोगों को क्या है, मेरी लड़की को क्या बोलते हैं, मेरी लड़की को अंदर और बाहर नहीं समझता, अंदर बाहर नहीं समझता, 2 साल की है, तो वो बोलती है बाहर जाना है तो बोलती है अंदर चलो, उसको समझता ही नहीं। और नहीं तो उसको अगर अंदर भी आना है तो बोलती है बाहर चलो। तो ये तो क्योंकि उसको समझता नहीं ना, तो उनको जब पढ़ा लिखाई कोई आदमी तो उसको अपमान और सम्मान का क्या मतलब है, उसके लिए अपमान और सम्मान समान ही चाहिए। तो उसका फर्क समझाना बड़ा जरूरी था। ये फर्क समझाने के लिए महात्मा फुले ने अपने पत्नी से बात की है और बोले भाई ये महिलाओं की गुलामी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो बोले कि स्कूल खोलना पड़ेगा, इनको पढ़ाना पड़ेगा। और जब इन्होंने दोनों पति पत्नी ने पढ़ाई लिखाई करने के लिए काम चालू किया, तो देखो 2 स्तर पे काम चालू हुआ। एक हमको जो महात्मा फुले दिखते हैं, हमको लगता है कि भाई महिलाओं के देखो यहाँ मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का क्या कहना है, उसके श्लोक आप पढ़ लेना। तो उनका कहना पढ़ने लिखने का अधिकार ब्राह्मणों को है, वो पढ़ाएगा लिखाएगा। और जो क्षत्रिय होता है, जो ठाकुर होते हैं, जो राजपूत होते हैं, वो राजपाट करेंगे, मतलब राजा बनने का अधिकार उन्हीं को होगा। व्यापारी वर्ग जिसे वैश्य कहते हैं, जिसे बनिया कहते हैं, वो क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, व्यवसाय करेंगे। लेकिन जो इस देश का शूद्र है, जिसे SC ST OBC कहते हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकता, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, वो राजा भी नहीं बन सकता और ना ही वो व्यापार करके धन पैसा इकट्ठा कर सकता है। ये इस देश का सिस्टम बोलता था। अब नहीं बोलता, क्योंकि अब तो संविधान अलग बोलता है। ये सिस्टम बोलेगा तो संविधान उसको डिनाई कर देगा, तुम जो बोल रहे हो ये ऐसा नहीं चलेगा। शेड्यूल कास्ट की लड़की भी पढ़ेगी DB साइंस में, शेड्यूल ट्राइब की भी पढ़ेगी, OBC की पढ़ेगी, अग्रवाल के घर की भी पढ़ेगी, जायसवाल की घर की पढ़ेगी, जैन की भी पढ़ेगी। अब मनुस्मृति का काम नहीं चलता, लेकिन उस समय तो चलता था। तो उस समय महिलाओं को पढ़ने के लिए उन्होंने 2 स्तर पर काम किए। एक तो पूरी महिलाओं को पढ़ाना, SC ST OBC और सवर्णों की ब्राह्मणों की महिलाएं भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि ग्रंथों का कहना ये है, धार्मिक ग्रंथों का कहना ये है, लड़की पढ़ गई लिख गई तो बोले ये वाया जाती है। क्या जाती है, मुलगी सिकली वाया गेली। अब बोल सकते हैं क्या, अब दीवारों पे क्या लिखा रहता है, अब क्या प्रगति रहता है ना। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ बोलते थे मुलगी सिकली वाया गेली। मुलगी सिकली तर वाया क्यों गेली, बोले मुलगी सिकली तर हे आपल्या नवऱ्याला पत्र लिहू सकते, अना रंगारंगाचे पत्र लिहू सकते। ये पढ़ लिख गई तो ये ज़्यादा चतरी हो जाती है, ये धार्मिक ग्रंथ बोलते हैं। महिलाएं चंचल होती हैं, महिलाएं चंट होती है, ये हमारे धर्म के ग्रंथ बोलते हैं। हमको पढ़ना चाहिए। महिलाएं चंचल है, चंट है, इसके साथ अपने बाप ने भी नहीं बैठना चाहिए, इसने अपने भाई के साथ भी अकेले नहीं बैठना चाहिए, इसने अपने पति के साथ अकेले नहीं बैठना चाहिए, ये कहा जाता है। और इन्होंने इसी धर्म ग्रंथों की वजह से हमें पढ़ाया लिखाया नहीं गया। अगर मान लो महिलाओं के लिए शिक्षा स्कूल खोलना है, आपका ये हॉस्टल है, तो यहाँ वार्डन कौन रहेगा, महिला रहेगी कि नहीं। तो वार्डन महिला अगर चाहिए तो वो भी तो MSW या उस एजुकेशन में चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। मिनिमम तो मुझे लगता है MSW है।
तो अब MSW चाहिए, तो महिलाओं को पढ़ाना है, या फिर महिलाओं का अगर हॉस्टल में रहना तो गृहपाल कौन चाहिए? महिला चाहिए। स्कूल महिलाओं की खुलेगी तो पढ़ाएगा कौन? अब महिला तर शिकलीच नाही तुमच्या देशात, मग कोटची मास्तरीन सांगा। तो फिर महात्मा फुले ने बोला कि भाई महिलाओं को अगर पढ़ाना है तो अब किसी को तो तैयार करना पड़ेगा। उन्होंने पहले अपनी पत्नी को तैयार किया। पाट्या, कलम, वह्या, किताबी असा काही सिस्टम नव्हता। वावरात ने सीधा चलो खेत में, और खेत में जो मिट्टी गीली रहती थी उस गीली मिट्टी पे आ ये सिखाया। एक पति ने अपनी पत्नी को सिखाया, अपनी बुआ को भी सिखाया। महात्मा फुले का जिसने लालन पालन किया, सगुनाबाई क्षीरसागर नाम की उनकी बुआ थी, वो उसका बाल विवाह हुआ था, पति मर गया तो वो अपने भाई के घर आ गई। जब भाई के घर आ गई, क्योंकि फुले की आई मर गई, तो जब फुले की आई मर गई तो फिर उनकी जो देखरेख है उनकी बुआ ने की। तो वो सगुनाबाई क्षीरसागर और सावित्रीबाई फुले इन दोनों को खेत में पढ़ाया। कोई पार्टी नहीं, कोई कलम नहीं। अभी तो पूरा डिजिटल भी हो गया ना, अभी तो डिजिटल पार्टी आ गई ना, आ गई होगी। अभी तुम्हारे बच्चे होंगे, तुमको भी पता चलेगा। मेरे घर में एक पार्टी आई डिजिटल, अशी वर्तच करत हिरवा लिहिते आहे का नाही? लिहिते का? तुमच्या घरी लहान बहीण भाऊ असतील तर पाहून घ्या। तो ये देखो, ये हमारा आंदोलन उस खेत में अ पढ़कर चालू हुआ और यहाँ तक पहुँचा कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रहे हैं आपके साथ। भले हमारे पास लेट आया, आपके पास तो जानकारी जल्दी पहुँची कि नहीं? अभी आप कितने साल के हो? 22 से 25 के होंगे ना, 25 के अंदर वाले सब हैं। तो 10 साल पहले आपको जानकारी मिल गई कि भाई और इस देश के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में कैसे पहुंचा जाए, और उस ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ पे साला पैसा भी नहीं लग रहा है, पैसा भी नहीं लगता, हॉस्टल भी मिल रहा है, स्कॉलरशिप भी मिल रही हैं। अगर आप PhD करते हो तो फिर उसमें भी आपको वजीफा मिलेगा, उसमें भी आपको JRF अगर क्लियर हो जाते हो तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब ये चीज़ें हमको कहाँ नहीं पता चल रही थी? गांव में नहीं पता चल रही थी। हम तो ग्रेजुएशन करने के चक्कर में आए, लेकिन जब हम ज्ञान को पाने के चक्कर में आते हैं, हम मतलब अब हमको इस मेंटलिटी से भी बाहर निकलना पड़ेगा कि ग्रेजुएट हो जाओगे तो भाई अच्छा आदमी मिलेगा, थोड़ा नौकरी वाला मिल जाएगा। इससे भी बाहर निकलो, आदमी तो मिलेगा ही, उससे ज़्यादा भी पढ़ेगा तो नहीं मिलेगा क्या? लड़कियाँ लड़की की शादी होती है नॉर्मली, नॉर्मल चीज़ें तो यही है ना, तो वो तो मिलेगा ही। लेकिन इससे भी बेटर हम समाज को कुछ दें। देखो, समाज को देने के लिए हम कवि भी बन सकते हैं, क्योंकि समाज को साहित्य की भी ज़रूरत है। आज जो चीज़ें हमारे बाबा साहब की कितने सारे लिटरेचर हैं, सावित्रीबाई फुले कवियत्री है हमारी, सबसे शूद्रों की और पूरे सवर्णों महिलाओं में से सबसे पहले भारत के अंदर किसी ने कविता लिखी तो सावित्रीबाई फुले ने लिखी, और अंग्रेजी वर्ड है। यकीन मानो, जब मैंने सावित्रीबाई फुले की कविता को देखा तो इंग्लिश वर्ड्स की उन्होंने इतने इस्तेमाल किए हैं उस यमक जुड़ाने के लिए, वो बेहद खास है। हम साधी कविता चारोड्या लिहाल म्हणलं तर आम्हाला त्रास येते। लिहिता का तुम्ही? कोण लिहिते का चारोडी? लिखो, चारोडी लिखो, आप लेख लिखो, आर्टिकल्स लिखो, किसी पे भी लिखो, किसी भी चीज़ के बारे में रीथिंक करो। हमारे अंदर क्रिएटिविटी आना बहुत ज़रूरी है, खासकर SC ST OBC की लड़कियों में। हमारे पास ज्ञान पढ़ाई लिखाई से अलावा आपको क्या बेटर आता है वो आना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। हम इंजीनियर हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहे हैं तो मैं टीचर भी नहीं बन सकती थी। मैं समझा पाऊंगी तभी ना टीचर बनूंगी। मैं तो किताब से पढ़ लूँगी, पेपर में लिख लूँगी, लेकिन मेरे को बताने का चबरेपना भी तो पाहिजे का नाही? तैस तर मास्टर बनतात की नाही? सर बराबर है, हम बात ही नहीं करेंगे, काय के मास्टर जी हैं? तो बात भी तो करना पड़ेगा ना। तो हमारी लड़कियां टॉकेटिव होना चाहिए, ज़्यादा बात करने वाली होनी चाहिए। और ज़्यादा बात कौन करेगा? जो फिजूल की बातें नहीं करना है। अरे चश्मा, फिजूल की बात नहीं करना है, काम की बात करना है, ज्ञान की बात करना है, देश के सिस्टम पे बात करना है, महिलाओं की व्यवस्था पे बात करना है, महिला कैसे जीती हैं उसकी करियर पे बात करना है। वो उसके बाद करियर चूज करने के बाद वो जहाँ नौकरी करती है वहाँ के एटमॉस्फेयर पे बात करना है। बात करना है कि वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट कैसे होता है और उसको कैसे रोका जाए। ऐसे मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर बात नहीं किया जाता, इस देश के अंदर सावित्रीबाई फुले ने उन महिलाओं के लिए अनाथालय बनाया, उन महिलाओं के लिए अपने घर खुले किए जो महिलाएं कुंवारी होकर भी
प्रेग्नेंट हो जाती थी। हमारे पास, हम तो उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, लेकिन उस एक्सीडेंट को भी अपने आंचल में समाने वाली अगर कोई है तो ये हमारी सच्ची माँ है। हमारे घर की माँ भी हमको ऐसे मौके पे तो छोड़ देगी ना, बोलेंगे कि तुम तो उल्टा हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो, तुम्हारा चरित्र खराब है। मतलब वही महिला जो बच्चा पैदा करे वही सौभाग्यवती है। उसी को कौन सी देवी है वो जो अपने पति के लिए करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, करवा चौथ वाली, वट सावित्री। म्हणजे लेकर पैदा झाले तेज करतील आणि ना झाले तर मग ते बांझ है। ये हमारी व्यवस्था ने बताया कि अगर तुम माँ बनना नहीं बन सकती हो तो तुम क्या हो, बांझ हो। वो अब हल्दी यूज करते हैं धार्मिक प्रथा में। कैसी हल्दी यूज करते हैं, उसको अगर फाटा नहीं आता किसी हल्दी को तो उस हल्दी को यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वांझोटी हड़द है। वांझोटी हड़द का क्या मतलब है कि महिला माँ नहीं बन सकती। हल्दी को वो नहीं निकला, उसका अगर एक कोम नहीं निकला तो वो हल्दी को यूज नहीं करते। मतलब हल्दी के साथ भी भाई अन्याय अत्याचार है और हमारे साथ तो है। तो ये व्यवस्था इतनी घटिया है, इस घटिया व्यवस्था को हमको समझना होगा। और अगर फिर कोई महिला बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको उल्टा चरित्रहीन कह के उसे समाज से बाइकआउट करते हैं, परिवार से बाइकआउट करते हैं। और यही चीज़ें पता है सावित्रीबाई फुले ने सारी महिलाओं को चुपचाप एक पार्टी लगाई और उस पार्टी में लिखा कि गुपचुप या बाळंत व्हा, बाळ इथेच ठेवा आणि निघून जा। क्यों बोला? इस देश के अंदर हमारे समाज के पाप करने वाले कौन होंगे? समाज के ही लोग होंगे ना, विदेश से आए थे कोई लोग। हमारी महिलाओं के साथ अगर ये अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार करने वाला कौन होता है? आज क्रिमिनोलॉजी का सिद्धांत बोलता है महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसाएं होती हैं और जो लैंगिक शोषण होता है, इसमें सबसे ज्यादा घर के लोग शामिल होते हैं। और घर के लोग अगर शामिल होते हैं तो उस पर ज्यादा केस लगता है। ये हमारा देश का संविधान बोलता है कि घर के आदमी ने अगर लैंगिक शोषण किया तो उसके ऊपर ज्यादा केस बनता है। तो ये हमारे समाज की गंदगी थी। उस गंदगी को किसने अपने हाथों में अपने घर में लिया? सावित्रीबाई फुले ने लिया साथियों। उनको लिखा कि अय्या गुपचुप बाळंत व्हा आणि निघून जा, बच्चों को छोड़ो, हम बच्चों को पाल लेंगे लेकिन तुम अपनी जिंदगी जी लो। विधवा, जो बाल विवाह होता था, पति मर गए, फिर उन विधवाओं के साथ अगर कोई अत्याचार होता था तो उन विधवाओं को अगर बच्चे हो जाते थे तो विधवा को कैसे हो गया? भाई पति तो है नहीं, मर गया, लेकिन वो किसी चीज के लिए उसका किसी ने हरासमेंट किया, ये चीज समाज कभी सोचता नहीं था। आज हम सोचने लगे हैं। वो किसकी बदौलत है? हमारे महापुरुषों की बदौलत है। सब ये सारी इस समाज की गंदगी को धोने का काम हमारे महापुरुषों ने किया साथी। हमको पढ़ाने लिखाने के लिए हम कहते हैं ना महिलाओं के है उद्धार करता। अरे महिलाओं के काहे के? SC ST OBC के कौन से आदमी को पढ़ने? अगर महात्मा फुले व्यापारी नहीं होते, पटेल नहीं होते अपने घर के, तो वो स्कूल जाते क्या? और वो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ते थे। वो अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ते थे तो उनके बाप के पास 2 ब्राह्मण हमेशा जाते थे। तुम्हारा लड़का पढ़ेगा, तुम्हारी खानदान बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारा लड़का बड़ा आदमी बन जाएगा, तुम्हारी खानदान बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा रीठ पे दीवा नहीं जलेगा। ऐसा बोल बोल के उनको 8वीं से स्कूल से निकाला। और उसके बाप ने बोला हाँ बाबा क्यों धर्म के खिलाफ जाना? जब धर्म बोलता ही नहीं, मरार मालियों ने पढ़ना चाहिए, तेली माली कुंभी और पवारों धनगर सुतारों ने पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना? ये इनके पिताजी ने बोला और फिर उनको स्कूल से निकाला। नहीं तो ये भी अभी PhD रहते हैं। बाप ने निकाला। बाप ने क्यों निकाला? 2 ब्राह्मणों ने कंप्लेंट किया, बोले अगर तुम्हारा बेटा पढ़ा, तुम्हारा बेटा स्कूल गया तो भाई किसका नुकसान होगा? पूरे मरार समाज का हो जाएगा। तो बोले काय को तेरे चक्कर में सबका नुकसान, इसलिए तू भी घर में रहे। लेकिन वो आदमी देखो कितना एकदम 1 मैन आर्मी मान लो, मतलब अपनी पत्नी को भी पढ़ाया और अपनी बुआ को पढ़ाया और फिर दोनों को टीचर बनाया और फिर हमारे तुम्हारे लिए स्कूल शुरू हुई। तो वहाँ क्या हमारी SC ST OBC की महिलाएं नहीं पढ़ी, वहाँ सवर्ण महिलाएं भी पढ़ी, ब्राह्मणों की औरतें भी पढ़ी। आनंदीबाई जोशी नाम की डॉक्टर बनती हैं। जोशी कौन है? कोई पवार है क्या? सुतार है क्या? धनगर है क्या? तेली है क्या? माली है क्या? लेकिन उन्होंने फायदा लिया। स्कूल किसके लिए शुरू हुई थी? जिनको कपड़े पहनने की अकल नहीं थी, लेकिन जिनको कपड़े पहनने की अकल थी उन्होंने पहले ज्ञान ले लिया और वो क्या बने? वो डॉक्टर बनती हैं। हमारे देश के अंदर आप राजनीति में देखो, सुषमा स्वराज OBC है क्या? आदिवासी है क्या? द्रौपदी मुर्मू बड़ी पीछे बाद में आई। द्रौपदी मुर्मू तो अभी आई ना 2024 में, उससे पहले आई थी क्या? उससे पहले हमने नाम सुना था क्या?
लेकिन इस देश के अंदर हमने सरोजनी नायडू का नाम सुना, सवर्ण महिला है। हमने इंदिरा गांधी का नाम सुना, सवर्ण है वो। लेकिन जब बैकवर्ड्स महिला आई तो उनमें अभी बहुत पीछे से नाम आया, बहन मायावती, चमार जाति की महिला, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। कब आया? अभी आया ना, हमको तो अभी अभी सुनने में मिला। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन जो रहा, उस आंदोलन के लिए अगर हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे तक इनका आंदोलन पहुंचने में टाइम लगा, या हमने उनके आंदोलन को समझने के लिए देरी कर दी। उन्होंने जल्दी पकड़ लिया तो जल्दी उन्होंने गियर भी दबा दिया, एक्सीलेटर भी बढ़ा दिया, तो उनकी महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंची? वो पायलट बनी, वो न्याय व्यवस्था में पहुंची, वो मीडिया में पहुंची। मीडिया में तो हम भी नहीं पहुंचे, हमें अभी अभी पहुंच रहे हैं, वो हमको भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। मीडिया में तुमने सुना क्या? कोई भोयर है, कोई मेश्राम है, कोई एंकर रिपोर्टर देखा क्या? ऐसा तुमको नहीं लगता कि यार हमारे सरनेम के लोग यहाँ क्यों नहीं है यार टीवी में? ना कोई न्यूज पढ़ता है, ना कोई डिबेट करता है। मतलब वो क्या है, चित्रा का क्या नाम है? चित्रा त्रिपाठी है, अंजना ओम कश्यप है, और वो रूबी का लियाकत, वो भी सवर्ण मुसलमान है, बैकवर्ड नहीं है जो हमारे गांव में रहते, वो मुसलमान नहीं है, वो सवर्ण मुसलमान है। तो साथियों, बताने का मतलब ये है कि इस आंदोलन तक हम पहुँचे नहीं, या ये आंदोलन हम तक नहीं पहुँचा। इसीलिए आज हमें ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि उन 2 लाइनों में क्या अंतर है। उन 2 लाइनों में यही अंतर है कि इस देश की व्यवस्था हमको पढ़ने नहीं देना चाहती थी, और ये हजारों सालों की परंपरा थी। उस हजारों सालों की परंपरा क्या होती? ये किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, करते रहे, और फिर उसको तोड़ दिया। 2 शख्स ने तोड़ दिया, सावित्रीबाई फुले ने। और अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो ना इस देश का कभी संविधान बनता, ना बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति के होने वाले शख्स कभी स्कूल पहुंचते। और इसीलिए ये दोनों गुरु शिष्यों को समझना बेहद ज़रूरी है। साथियों, यही बताने के लिए हम आप तक आए थे। हमारा और आपका कर्तव्य यह है कि हम अपने घर परिवार को तो देखें, लेकिन अब हमको अपने समाज को पे बैक भी करना है, क्योंकि आंदोलन हम तक इस उम्र में पहुंचा। क्या पता कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो 25 साल के भी हो गए होंगे, लेकिन उनको महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का आंदोलन नहीं पहुंचा होगा। ये महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले हो, या शिवाजी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, इनका SC ST OBC के जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। इस देश के धर्म ग्रंथों ने हमको रिजेक्ट कर दिया, कहा कि तुम कैपेबल नहीं, तुम एबल ही नहीं हो, ना स्कूल जाने के लायक हो, ना तुम इन बात करने के लायक हो, ना तुम कपड़े पहनने के लायक हो, ऊपर से तुम महिलाएं हो, तुमने पर्दे में रहना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें धीरे से हंसना चाहिए, तुम्हें सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, तुम मेहमानों के सामने बिना घूंघट करके नहीं आ सकती, पड़ोसियों के सामने तुम बिना घूंघट करके नहीं आ सकती। ये चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों ने, शास्त्रों ने बताया। ये सारे चीज़ों को छोड़कर, इन सारी चीज़ों को तोड़कर इस देश के संविधान ने हमको एक मौका दिया है। कौन सा मौका दिया? आपको अपनी पहचान बनाने का, और वह पहचान बनाने का मौका फुले शाहू बाबा साहब की वजह से है, सावित्रीबाई फुले की वजह से है, माँ जिजाऊ की वजह से है, और उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पहचान बनाई। और जो लोग समाज को पे बैक करते हैं, मतलब अपने घर परिवार का तो ख्याल रखते ही हैं, अपने पति बच्चों का, अपने सास ससुर का, माँ बाप का ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन जो समाज के लिए अपना समय देते हैं, अपना हुनर देते हैं, अपना टैलेंट देते हैं और अपना टाइम देते हैं, वो लोग हमेशा महान होते हैं। तो साथियों, आप लोग अभी उम्र में कम हो तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हो। आपकी उम्र में अगर हमको पता चलता तो मैं सच में अंजना ओम कश्यप की जगह आपको इंजीनियर स्नेहा ही सुनाई मिलता। लेकिन हमको क्या हो गया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसके बाद में मालूम हुआ, तो अब हम अंजना ओम कश्यप तो नहीं बन सके, लेकिन हम आपको अंजना ओम कश्यप बना सकते हैं। आप लोगों में से अंजना ओम कश्यप बन सकती हैं, आप लोगों में से चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर्स बन सकते हैं, डिबेट आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास आपका अपना नॉलेज चाहिए, अपना ज्ञान चाहिए, अपना लिटरेचर चाहिए, और आप में एक अलग से खूबी होनी चाहिए। आपको अच्छा लिखते आना चाहिए, आपको अच्छे बोलते आना चाहिए। और ये अगर आप लिखोगे कैसे? अगर आप पढ़ोगे तब ना लिखोगे। अगर आप अपना लिखोगे, अपना ज्ञान लिखोगे, निबंध तो हम लिखते हैं ना,
तो निबंध तो हो गया वो हमारे एकेडमिक्स के लिए। आप कभी सामाजिक व्यवस्था पे लिखो, गांव के कुएं पर लिखो, गांव में होने वाले किसी के साथ जो झगड़ा होता है जाति के नाम पर, उस झगड़े को देखो, उसको समझो। अगर ऐसा करते हो तो आप में एक अलग डायरेक्शन में सोचने की क्षमता आएगी। आप समझ पाओगे कि SC ST OBC को अलग अलग करके देखना और एक करके देखना कितना फ़र्क है। ये हमारे महापुरुषों से समझ में आता है कि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले को अपना गुरु मानते हैं। महात्मा फुले को उस्मान शेख नाम का कोई मुसलमान अपना घर देता है स्कूल खोलने के लिए, और ऐसे कई हैं। बिरसा मुंडा तक अगर आप जाओगे तो कई महापुरुषों के ऐसे एक दूसरे के साथ संबंध है, और वो संबंध खून के रिश्ते नहीं है, वो आइडियोलॉजी के, विचारधारा के, विचारों के संबंध है। विचारों के संबंध बनाने के लिए हमको अपने आप में नया विचार डेवलप करना पड़ेगा, और नए विचार को डेवलप करने के लिए हमको किताबें खोलना पड़ेगा और उनको पढ़ना पड़ेगा। इतना लिटरेचर है, फुले साहब का भी लिटरेचर पढ़ सकते हो, सावित्री बाई फुले का पढ़ो, बाबा साहब का पढ़ो, या फिर अब कुछ भी पढ़ो, लेकिन गुलामगिरी पढ़ो। हर किताब को अगर आप पढ़ते हो, किसान का कोड़ा, इस देश के अंदर किसानों की समस्या को लेकर सबसे पहले किसी ने लिखा, वो महात्मा फुले हैं। इस देश के अंदर हम बहुजन समाज से सबसे बड़े इंजीनियर महात्मा फुले हैं। उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाया मुंबई का, उन्होंने वो कौन सा खड़कवासला धरण बनाया महात्मा ज्योतिराव फुले ने। मतलब क्या खूबी नहीं थी, पार्षद थे, पॉलिटिशियन थे जोरदार। मतलब हमारे महापुरुष एकदम मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। तो हमने नहीं होना चाहिए क्या? बाबा साहब भी पत्रकार थे, वो भी पत्रकार थे, उन्होंने भी अखबार निकाला, दिनबंधु, इन्होंने भी कईयों अखबार निकाले, ये भी पॉलिटिशियन थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। तो इसका मतलब अगर हमारे महापुरुष मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं तो हम भी 2-3 टैलेंट तो रख ही सकते हैं ना, रख सकते हैं कि नहीं? आता बोलू सकशील तू माझ्या नंतर, है ना? तो ये बात कहने के लिए हम यहाँ तक आए थे। आपने हमको सुना, हमको बर्दाश्त किया। कुछ काम की चीज़ लगी का निस्त्या गोष्टीच होत्या, कामाच्या गोष्टी होत्या का, है ना? अगर आपको करियर के बारे में चाहिए, जानना है कि कैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचा जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि कैसे जा सकता है। अभी हमारा पराग जो है वो इस साल DU में जा रहा है। वैसे ये बात हम लीक नहीं करने वाले थे सर, लेकिन अब हमने आपको हौसला देने के लिए, ताकि आपको लगे कि और भी जा रहे हैं, मतलब दोनों पति पत्नी नहीं गए हैं, एक और जा रहा है। और भी कई लोग हैं जो यहाँ से गोंदिया से जाकर, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, कोई JNU का है, कोई कहीं का है। तो ये चीज़ें हैं, है ना? तो ऐसा आप भी कर सकते हैं और आप करो। और लड़कियों ने ये करना चाहिए। लड़कों के को करियर की चिंता होती है, जो बोलते हैं ना समाज के अंदर, ये रॉन्ग है। लड़कों से ज़्यादा किसको होना चाहिए? क्योंकि सबसे ज़्यादा दबाया किसको गया? महिलाओं को दबाया, लड़कियों को दबाया गया। उसे कहा जाता है तुमको समझता नहीं, तुम मधात्म को पढ़ूस, तुम मधात्म को बोलूस। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि इनको कुछ सच में नहीं समझता। और सबसे ज़्यादा समझदार महिलाएं होती हैं। वही समाज का भी दर्द समझ सकती है, वही समाज का दुख समझ सकती है, वही परिवार का दर्द समझ सकती हैं। और इसीलिए हमारे पास ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय ज्योति, जय सावित्री, जय भीम।